Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैराथायराइड ग्लैंड तक पढ़ लिया था और ये देख लिया था कि किस तरीके से पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, फॉस्फेट लेवल को कम करता है। और यदि यदि होगा तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ेगा, बोन में से कैल्शियम निकलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होगी। और यदि हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, न्यूरॉन्स जो है उनकी हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो सकती है, टिटेनी जैसी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। चलो अच्छा, कुछ बच्चे जो है एक क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे, दो बच्चों का मैसेज आया सेम क्वेश्चन, सब लोगों से डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक मदर है, उसने एक बेबी को बर्थ दिया, उसे जो वहां पे स्टाफ थे उन्होंने बोला कि भाई आपका बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ है, स्टिल बर्थ, आपका बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ। और वो मदर बोल रही है नहीं, बच्चा तो मरा हुआ पैदा नहीं है, मैंने तो उसकी रोने की आवाज सुनी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने शिकायत कर दी कि भाई ये जो यहाँ का स्टाफ है वो मतलब बहुत ही इंसान नहीं है, और ये मुझे झूठ बोल रहा है, मेरा बच्चा जो है वो मार दिया गया है, और इससे बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। तो आखिर कैसे पता लगा? तो फिर क्या हुआ, जो फोरेंसिक वाले हैं वो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे के लंग का एक टुकड़ा जो है वो पानी में डाल दिया और देखा कि यदि वो लंग का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, मान लो ये लंग का टुकड़ा कुछ डाल दिया, पानी में डूब गया या तैरता रहा, दोनों में से जो होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था कि जिंदा पैदा हुआ। देखो, जब तक बच्चा यूट्रस के अंदर है तब तक क्या वो सांस ले रहा है क्या? भाई तब तक उसको ऑक्सीजन सप्लाई तो किससे हो रहा है, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो तब तक वो सांस नहीं ले रहा, मतलब उसके अंदर जो एल्वियोलाई होती है वो कैसी होती है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, वो फूली हुई नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तब वो सांस लेता है, तब क्या होता है, ये एल्वियोलाई जो है वो फूल जाती है, ओपन हो जाती है, तब उसको पेन भी होता है, उस टाइम पे वो रोता भी है। इसलिए बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना बहुत जरूरी है। यदि बच्चा रो नहीं रहा है, इसका मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा है, और उसकी जो एल्वियोलाई वगैरह है वो स्ट्रेच नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो यदि वो तैर पा रहा है, इसका मतलब बच्चा जो है वो कैसा पैदा हुआ था, जिंदा पैदा हुआ था। और यदि वो लंग का टुकड़ा डूब जाता है तो इसका मतलब क्या था, कि वो डेड बच्चा पैदा हुआ था। समझ गए क्या? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मुझे कुछ बच्चों ने भेजा था, तो उसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। चलो आगे की टॉपिक की बात करें। रेडियो सब बच्चे? Yes, sir. हेलो सर। हाँ बच्चे। सर एक क्वेश्चन है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है सर। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। सर अभी अभी का समय है, एक लेडी 6-7 बच्चों को बर्थ हुआ था उसका, तो वो कैसे हुआ सर, मतलब क्या था वो सिस्टम? बच्चे वो ट्विंस वाले जो केसेस है ना, वैसा हुआ होगा कि जो एग है मान लो,
क्या बोलते हैं, जो जायगोट है मान लो, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर क्लीवेज हो गया, सेल्स सेपरेट हो गए, उससे बच्चे बन गए, या तो वैसे हो सकता है, या फिर मल्टीपल ओव्यूलेशन हुआ होगा और मल्टीपल फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, उससे हो सकता है। तो दोनों टाइप के केसेस जो है वो पॉसिबल है ना। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, एड्रिनल। ठीक है, देखो क्या होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है उन्हें हम और क्या बोलते हैं, उन्हें हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्या, ऑल्सो नॉन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम डायग्राम में भी देख पा रहे हो, यहाँ पर किडनी है, इसके ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होता है लेफ्ट और राइट में, और ह्यूमन के अंदर जो लेफ्ट वाला किडनी है वो थोड़ा ऊपर है, राइट थोड़ा नीचे है, इनके ऊपर ये थोड़ा लॉन्ग होता है, लेफ्ट राइट वाला, नहीं सॉरी सॉरी, लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसके ऊपर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है। तो इस यहाँ पर जो ग्लैंड है उसे हमने क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। और अब इसके अंदर क्या देखते हैं, जब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं पहले, तो ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैसा होता है, ओरिजिन जो है इसका, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन जो है वो मीजोडर्मल होता है, और मेडुला वाला पोर्शन जो है, मेडुला, वो कैसा होता है, वो होता है न्यूरो एक्टोडर्मल। तो ओवरऑल बोल सकते हो कि ओरिजिन कैसा है, मीजो एक्टोडर्मल टाइप का ओरिजिन होता है। कैसा ओरिजिन होता है, मीजो एक्टोडर्मल। अब दो पार्ट है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो, दो पार्ट है, कौन कौन से, एक तो ये वाला पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक वाला पोर्शन, ये क्या है, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाला पोर्शन ये पूरा का पूरा ये क्या है, मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला ऐसे दो पोर्शन हो गए इसके अंदर। मिडल वाले पोर्शन में ब्लड वेसल्स वगैरह दिख रहे तुमको यहाँ पर। अब दो पार्ट हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला, और ये कॉर्टेक्स के अंदर भी 3 रीजन होते हैं। दो पार्ट हो गए कॉर्टेक्स और मेडुला, यानी बाहर से अंदर की तरफ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है दैट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, जिनको नाम दिया हुआ है, जोना, ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata and third part is zona reticulata और रेटिकुलरिस। ये 3 पार्ट होते हैं, और मेडुला। अब ये पर्टिकुलर पार्ट से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जोना ग्लोमेरुलोसा जो पार्ट है, ये पार्ट बनाता है कौन सा हार्मोन, ये बनाता है एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह। कौन कौन सा बना देता है, ये बना देता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आता है जो तुम जानते हो, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का नाम सुने, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो एक मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो बनाता है। जोना वेसिकुलेटा की बात करें तो ये बनाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसका नाम जो तुमने सुना है वो क्या है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ये बनाता है। और जोना रेटिकुलरिस जो है ये बनाते हैं सेक्स स्टेरॉइड। सेक्स स्टेरॉइड, ठीक है, वो रेटिकुलरिस वाला पार्ट बनाता है जिसके अंदर एंड्रोजन और एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं। सेक्स स्टेरॉइड में एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन ये बनाते हैं।
और मेडुला वाला जो पोर्शन होता है, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, ये बनाता है कैटेकॉल एमीन्स। जिसके अंदर आते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जिसको कि तुम एड्रेनालिन भी बोलते हो, इमरजेंसी हार्मोन को बोलते हैं सर। इमरजेंसी हार्मोन है ये, एड्रेनालिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट हार्मोन जो है वो बनाता है कौन, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है, इसके अंदर ये हार्मोन के फंक्शन देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जो हार्मोन्स की वजह से, इसके एक्शन की वजह से एड्रिनल ग्लैंड जो उसे हम 5S हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या क्या काम करता है, ये सॉल्ट रिटेंशन में काम करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म में काम करता है, सेक्स स्टेरॉइड का काम करता है, ठीक है, और इमरजेंसी कंडीशन जो है उसके अंदर ये काम करता है। तो इसीलिए इसका नाम जो है क्या रख देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं 4S हार्मोन। 5S नहीं 4S। कौन कौन से, शुगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसीलिए एक है शुगर मेटाबॉलिज्म का, दूसरा सॉल्ट से, तीसरा सेक्स स्टेरॉइड से, और चौथा किससे, स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। कौन सा, ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो इसलिए 4S हार्मोन हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, अब इन हार्मोन के फंक्शन जो है वो एक एक करके एक बार डिटेल में देखिए। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करते हैं हम एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन की बात करते हैं। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है, इसके बारे में तुमने पहले कभी पढ़ा है क्या अपने जीवन में? तो पढ़ा है जब तुम पढ़ रहे थे रास में, डीसीटी में होता। यस। तो ये कैसा एक हार्मोन है, ये एक सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये डीसीटी के ऊपर काम करता है, और वहां पर जो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, ताकि सोडियम का रिटेंशन जो है वो बढ़ जाए, वाटर का रिटेंशन जो है वो बढ़ जाए, और पोटेशियम और फॉस्फेट जो है उसका एक्सक्रेशन जो है वो कंट्रोल करता है। यानी इसका मेन फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, इसका मेन फंक्शन हो जाएगा, ये कहाँ काम कर रहा है, एक्ट्स ऑन DCT and कलेक्टिंग collecting duct, और क्या कर रहा है, स्टिमुलेट सोडियम पोटेशियम पंप, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम या Na+ ही लिखता हूं, सोडियम का रिटेंशन जो है वो बढ़ जाएगा, और जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा, Na+ एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है, वाटर का रिटेंशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और ये हमारे बीपी को रेगुलेट करता है बढ़ाने में। ठीक है, और पोटेशियम एंड फॉस्फेट वगैरह जो होते हैं उनके एक्सक्रेशन को प्रमोट करता है। यानी यदि एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो सोडियम का अमाउंट ज्यादा होगा, हाइपरनेट्रीमिया, ब्लड के अंदर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होगा। पोटेशियम का अमाउंट कम हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया। पोटेशियम कम होना क्या होता है, हाइपोकैलीमिया। तो ये हो जाएगा, यानी हाइपोसिक्रेशन हुआ तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, सॉरी हाइपर सिक्रेशन हुआ तो हाइपर नेट्रीमिया होगा, बीपी वगैरह जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और हाइपोसिक्रेशन होगा तो सोडियम का अमाउंट कम हो जाएगा, उस टाइम पे बीपी कम होगा, पोटेशियम वगैरह ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन है, क्या है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। एक S यहाँ से हमारा आ गया, 4S हार्मोन बोल रहे हैं। दूसरा देखो आप इसके बाद में,
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल मेनली किसमें हेल्प कर रहा है, मेनली ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा है। क्या करता है ये इंक्रीज करता है शुगर का अमाउंट, शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड इन ब्लड। अगेन ये भी डायबिटोजेनिक है, अभी तक जितने भी हार्मोन पढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि शुगर का अमाउंट जो है वो बढ़ा ही रहे हैं, तो शुगर अमाउंट जो है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा और ये प्रोमोट करेगा किसको, प्रोमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, किसी अदर वे में शुगर का अमाउंट जो है वो बढ़े, उसे हम यानी कि फैट से, फैट के ऑक्सीडेशन वगैरह से जो फैटी एसिड बन रहा है उनसे, अमीनो एसिड वगैरह है उनसे शुगर का फॉर्मेशन यदि होगा तो उसे हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओवरऑल शुगर कंटेंट जो है वो बढ़ा रहा है और क्या करता है ये फैट का अमाउंट जो है, फैट या लिपिड जो है उसका ब्रेक डाउन करवाता है। मींस क्या बोल सकते हैं, ये क्या करवा रहा है, ये लाइपोलाइसिस करवा रहा है। देखो वैसे तो लाइपोलाइसिस करवाता है लेकिन कुछ पर्टिकुलर पार्ट से ब्रेक करवा देता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ये डिपॉजिट भी करवा देता है, तो इर्रेगुलर डिपोजिशन टाइप से हमको देखने को मिलता है। ये तो फैट पे हो गया। और प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटियोलाइसिस जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो शुगर मेटाबॉलिज्म पे इसका रोल होगा, लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो है वो करवाएगा। इसके अलावा ये स्टेरॉइड है बच्चों, देखो ये जो हमने यहाँ पे जितने भी हार्मोन देखे हैं, कैटेकोलामिन, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन को छोड़ के बाकी सब क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन है। तो यहाँ पर ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्या, एंटी इंफ्लामेटरी फंक्शन, एंटी इंफ्लामेटरी फंक्शन। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करता है, ऑटो मतलब हमारी बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करता है, ये कम कर देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए कई बार तुम देखते हो कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्या एक्टिविटी है, ऑटो इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्या मैं इसको इम्यूनो सप्रेसिव बोल दूं, इम्यूनो सप्रेसिव। तो ध्यान सर रखना। हाँ सर इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं ना? यस, इसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यही एक्टिविटी जो इसकी एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसेंट है। अभी जैसे कोविड वाले केस देख रहे हो, तो कोविड वाले केसेस में तुमने क्या देखा कि बहुत सारे पेशेंट जिनके अंदर हमने देखा कि बहुत ज्यादा लंग इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे अब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए क्या दिया जा रहा है, स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है। तो क्या वो लाइफ सेविंग हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो इस तरीके से ये लाइफ सेविंग ड्रग के अंदर आता है। लाइफ सेविंग ड्रग के अंदर एड्रेनालिन वगैरह भी आते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे अभी। तो कॉर्टिसोल के अंदर ध्यान रखना कि शुगर मेटाबॉलिज्म में रोल है और एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा कॉर्टिसोल जो है एक और भी काम करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। आरबीसी प्रोडक्शन जो है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये एक फंक्शन जो है वो और भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के बारे में। अब सेक्स स्टेरॉइड के बारे में बात करते हैं। जो ना रेटिकुलरिस जो है वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है सेक्स स्टेरॉइड। और यहाँ पर दोनों ही हार्मोन जो है सेक्स स्टेरॉइड में, दोनों ही टाइप के हार्मोन जो हैं वो बनते हैं। कौन से दोनों टाइप के हार्मोन बनते हैं यहाँ पर बनता है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। देखो
गोनेड्स जब मैच्योर होंगे तब बनाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि गोनेड्स जब मैच्योर होंगे तब भी सेक्स स्टेरॉइड्स जो है वो बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनिशियली जब से हमारा एड्रिनल ग्लैंड बना तब से बॉडी को रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो इवन डेवलपमेंट के टाइम पे भी मेल फीमेल है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो उस टाइम पे तो बॉडी बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और ये सब तो नहीं बना रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे यही है जो क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है ताकि मेल और फीमेल का डेवलपमेंट जो है वो हो पाए अकॉर्डिंगली। तो दोनों की बॉडी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बॉडी में एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन इस टाइप के जो हार्मोन होते हैं वो फॉर्म होते हैं किसके थ्रू, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो इनर पार्ट है जोना रेटिकुलरिस उसके थ्रू। लेकिन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या होगा, जो मेल हार्मोन है, जैसे हमारे अंदर बात करें तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ये ज्यादा है तो वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन को सप्रेस कर देगा, एस्ट्रोजन की एक्टिविटी को कम कर देगा और एंड्रोजन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर मेल एक्टिविटी जो डेवलपमेंट है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और रिप्रोडक्शन वो सब दिखेगा। फीमेल में ऐसे ही क्या हो जाएगा, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा होता है, एंड्रोजन की एक्टिविटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर जो है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे, मेल वाले नहीं आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एंड्रोजन जो है मेल के अंदर मतलब यहाँ से जो बन रहा है वो मेनली होता है DHEA, ये नाम ध्यान है, DHEA क्या होता है, ये डाईहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। ये मेनली है मेल हार्मोन या एंड्रोजन जो है वो होता है DHEA की फॉर्म में, ये सीक्रेट होता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लाइक हार्मोन जो है वो बनते हैं। तो सेक्स स्टेरॉइड जो है वो कौन बना रहा है, जोना रेटिकुलरिस बना रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ मेडुला के ऊपर, जहां से क्या बन रहा है, जहां से बन रहा है कैटेकोलेमिन। कैटेकोल एमीन जो होते हैं इसमें दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, एक आ जाता है हमारा कैटेकोल एमीन, एक सेकंड, कैटेकोल एमीन, इसके अंदर दो हार्मोन आ जाते हैं, कौन कौन से, एक आ रहा है एड्रीनालिन और या फिर हम इसे बोल देते हैं एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन का क्या फंक्शन है बताओ, ये वही है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा था, एड्रेनालिन के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन के इन्फ्लुएंस में बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलस को, ठीक है। और नॉर एड्रेनालिन ये क्या करता है, क्या ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यस सर। नहीं बच्चे, एक ही बात है, दोनों भाई भाई हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों भाई भाई हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। एड्रेनालिन जो होता है वो होता है अराउंड 80% और नॉर एड्रेनालिन जो होता है वो होता है अराउंड 20%। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों क्या करते हैं, दोनों ही बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं। सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों के केमिकल फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर होता है, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन जो है वो दोनों के केमिकल फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस बाकी कुछ नहीं। सर इपिनेफ्रिन तो ज्यादा फास्ट काम करता है ना, कोई भी हाँ मतलब सिचुएशन आएगा तो। देखो ऐसा है कि दोनों के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रेनालिन के लिए और नॉर एड्रेनालिन के लिए, इनके लिए हमारी बॉडी के सेल्स में रिसेप्टर है, जहां पर जिसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर वो जाकर के काम करते हैं। दोनों की एक्टिविटीज जो है, एड्रेनालिन का अमाउंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा वर्क करता है या ज्यादा एक्शन उसका हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसे स्टिमुलेट कर रहा है,
यानी जैसा हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि वहां पर सिंपैथेटिक सिस्टम जो काम कर रहा है, वही सारा फंक्शन जो है यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन का भी होगा या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का भी होगा। दोनों के इफेक्ट जो है वो सेम सेम होंगे। कैसे? जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम या फंक्शन की बात करें कि आखिर इनका क्या क्या फंक्शन हो जाएगा। देखो फंक्शन, सबसे पहले तो ध्यान रखना इसे भी हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं और इसे हम ट्रिपल एस हार्मोन भी बोलते हैं। ट्रिपल एस नहीं, ट्रिपल एफ हार्मोन। ट्रिपल एफ। हाँ ट्रिपल एफ। स्ट्रेस हार्मोन तो है ही, स्ट्रेस कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं ट्रिपल एफ हार्मोन। क्या है ये ट्रिपल एफ? फियर, फाइट, फ्लाइट। यस, यानी स्ट्रेस कंडीशन में या तो हम लड़ेंगे तो हमें, या तो हम डर जाएंगे, फियर के लिए हमको तैयार करेगा, या उस टाइम पे जब हम डर रहे हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन बन रहा है। जब हम फाइट करते हैं उस टाइम पे भी यही हार्मोन जो है वो हमें प्रिपेयर करता है फाइट वाली सिचुएशन के लिए, या फिर भाग जाते हैं यदि डर के तो भी ये हार्मोन जो है वो उस टाइम पे हमें प्रिपेयर करता है। तो फियर, फाइट और फ्लाइट इनके लिए हमें प्रिपेयर करता है ये हार्मोन, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन बोल देते हैं। ठीक है, क्या क्या करेगा? हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, बीपी को इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा, बढ़ाएगा। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा मेनली किसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिल गया? ब्लड वास्कुलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, देन सर, इसके बाद सर अगर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो 20% से भी कम हो गया तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? नहीं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, क्योंकि मेनली जो है वो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन ही सारे फंक्शंस जो है उसे करवा पाता है। ओके सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसके बाद में जो सिंपैथेटिक स्टिमुलस होता है उसकी वजह से जो सिक्रेशन, जीआईटी वगैरह के सिक्रेशन जो होते हैं, जीआईटी, पेरिस्टालसिस एंड सिक्रेशन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, पढ़ा था हमने। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे हमने देखा था क्या होगा, यूरिनेशन जो है वो इनहिबिट होगा क्योंकि ब्लैडर की मसल रिलैक्स होगी और स्फिंक्टर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे, इंटरनल स्फिंक्टर जो है। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा। तो ये सारे फंक्शन हो गए। पुपिल के ऊपर क्या फंक्शन होगा? प्यूपिल डायलेशन करवाएगा, प्यूपिल डायलेशन करवा देगा। तो वही सारे फंक्शंस हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने पढ़ा था कहाँ पर, सिंपैथेटिक सिस्टम है। यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन अलग से यदि मैं तुम्हें बताऊं कि जो एंडोक्राइन जैसा है, क्या कि जब सेल के ऊपर जो एड्रेनलिन वगैरह के रिसेप्टर हैं जब ये वहां पर जाता है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू ये वहां पर क्या करता है, प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो बढ़ाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है उसका अमाउंट भी ये बढ़ेगा, इसकी वजह से ग्लूकोज जो है या शुगर जो है उसका अमाउंट बढ़ता है। अगेन इसका भी कैसा है, डायबेटोजेनिक इफेक्ट, शुगर के अमाउंट को बढ़ाता है, ब्लड शुगर के अमाउंट को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे फंक्शन है किसके, एड्रेनलिन के। और नॉर एड्रेनलिन जो है इसका भी सेम ही फंक्शन होता है, यही सारे स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, हाँ बच्चे। सर ब्लड क्लॉटिंग को भी ये बढ़ा देंगे क्या? नहीं, ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाएगा नहीं बच्चे, क्योंकि इसका ब्लड क्लॉटिंग पे डायरेक्ट कोई रोल है नहीं। क्लॉटिंग पे डायरेक्ट रोल नहीं, ऐसा नहीं कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म को ये स्टिमुलेट कर रहा हो या ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना सर? हाँ बच्चे। सर अस्थमा वालों को ये दिया जाता है क्यों? हाँ यस, अस्थमा में ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन। याद करो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या था, अस्थमा को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। कैसे? सबसे ट्रेकिया को फैला देगा वहां पर। डायलेशन, यस बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या करता है, अस्थमा जो है उसको इनहिबिट करता है, कैसे? ब्रोंको डायलेशन करके ब्रोंकाई जो होता है उसको डायलेट करवा देता है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, इसका इफेक्ट यदि डिक्रीज हो जाए तो
मतलब अमाउंट हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एडिशन डिसीज होता है। यस, वेरी गुड। डिजीज का नाम ध्यान रखना, कौन सा डिजीज होता है, इससे डिजीज होता है, उसका नाम है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज क्या होगा इस डिजीज के अंदर? देखो, नॉर्मली हम बात करें कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हमने पढ़ा था, तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर सोडियम का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, क्या बोलोगे इसको, हाइपरकैलेमिया। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिम्टम होते हैं एडिशन डिजीज में, क्या क्या होता है, एक्यूट वीकनेस रहता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा कि कम रहेगा, कम बोलो, रहेगा। कम रहेगा, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर बॉडी के ऊपर पिगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट, ब्रॉन यस, पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन प्रेजेंट ऑन स्किन और जिंजाइवा, जो ओरल म्यूकोसा होते हैं उनके ऊपर भी हम देखते हैं कि ज्यादा मेलानिन का डिपोजिशन होता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है एडिशन डिसीज में। ये तो हाइपोसिक्रेशन हुआ। यदि हम बात करें कि हाइपर सिक्रेशन हो जाए, किसका, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल का पूछेगा तो फंक्शन मैंने तुम्हें बता दिया, उसके अकॉर्डिंग तुम बाकी इफेक्ट भी सोच सकते हो कि एल्डोस्टेरोन ज्यादा है तो क्या होगा, बता सकते हो, इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। और हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल होता है तो उस टाइम पे जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं हम कुशिंग डिजीज, कुशिंग्स डिजीज। और इस डिजीज की खास बात क्या है कि फैट का ब्रेकडाउन होता है बॉडी के ऊपर, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जगहों पर फैट का डिपोजिशन भी हो जाता है, फेस वगैरह जो है उसके ऊपर या बैक वाला पोर्शन है उसके ऊपर फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है मून फेस, फिश माउथ, बफेलो हम्प, यानी जैसे भैंस में हम्प होता है वैसा कुछ देखने को मिलेगा। माउथ जो होता है वो कैसा हो जाता है, फिश माउथ, फिश लाइक माउथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है इररेगुलर डिपोजिशन। एक तो हो रहा है लिपिड का ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस एंड इररेगुलर डिपोजिशन ऑफ फैट, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ डिजीज जो है वो एड्रिनल के रिलेटेड तुम्हें ध्यान रखने, कौन कौन से, एडिशंस डिजीज और कुशिंग डिजीज, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एड्रिनल ग्लैंड। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड जो है वो एक तरीके से क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन है। हमने पढ़ा था क्या कि थाइमस जो होता है वो कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी के सेकेंडरी, बोलो जल्दी, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या देखते हैं हम कि बच्चों में साइज में रिलेटिवली बड़ा होता है, कहां पर प्रेजेंट है, जो मीडियास्टिनम है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मीडियास्टिनम। एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में, एंडोडर्मल ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एंडोडर्मल होता है, ठीक है। 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब्स आर प्रेजेंट, राइट और लेफ्ट लोब होता है। यदि हम देखें तो क्या होता है कि ये जैसे कोई लिम्फॉइड ऑर्गन है वैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है इसके अंदर, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होगा, मेडुला वाला पोर्शन होगा, जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर होता है बिल्कुल वैसे, क्योंकि ये लिम्फॉइड ऑर्गन ही तो है,
तो जैसे तुम कोई लिम्फोइड ऑर्गन देखते हो, टॉन्सिल्स वगैरह देख रहे हो या लिम्फ नोड्स वगैरह देख रहे हो, तो वैसे ही कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पोर्शन कवरिंग जो है वो कैप्सूल होता है, और अंदर थाइमिक कॉर्पसल सेल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, अंदर से लोब्स में डिवाइड है, तो इंटरलोबुलर सेप्टम होंगे, ठीक है, और थाइमिक लोब्यूल्स, जो लोब होते हैं उन्हें हम लोब्यूल्स, थाइमिक लोब्यूल्स बोल देते हैं। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और ये हार्मोन जो बनाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, जब बचपन में पैदा हुए थे तो उस टाइम पे बड़ा था, लार्जर इन साइज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, छोटे थे तब ये साइज में बड़ा था, बट ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन साइज। ग्रेजुअली क्या होता है, इसका साइज जो है वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। चलो बताओ कि इसको हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोल रहे हैं, क्या करता है, क्या करता है? सर टी लिम्फोसाइट का विभेदी कर रहा है। टी लिम्फोसाइट का विभेदन कर रहा है, या बिल्कुल सही बोल रहे हो कि टी लिम्फोसाइट जो है बनते तो कहां पर हैं, बनते तो हैं टी लिम्फोसाइट formed in bone marrow, but differentiate, And mature in thymus. yes, very good, differentiate and mature in thymus। यहां पर वो मैच्योर होते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो इसीलिए इसको हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर इसको हेल्प करता है कौन, एक हार्मोन जो ये बना रहा है, कौन सा, Thymosin. yes, thymosin hormone is produced by thymus। थाइमस ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन को हम क्या बोल देते हैं, थाइमोसिन हार्मोन, या फिर एक और भी नाम है क्या इसका, थाइमिन। थाइमोसिन को हम और क्या बोलते हैं, थाइमिन। तो ये हार्मोन बना देता है जो डिफरेंशिएशन में, टी लिम्फोसाइट्स जो है उनके डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमने बहुत डिटेल में इम्यूनिटी वगैरह तो पढ़ा हुआ है, यहाँ पर हमें बस ये पता होना चाहिए कि थाइमस जो होता है वो बचपन में बड़ा होता है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाता है, थाइमोसिन हार्मोन बनाता है, 2 लोब का बना होता है, किसी भी लिम्फोइड ऑर्गन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गई क्या बात? चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो देखते हैं, पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज के बारे में हालांकि हमने काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहाँ पर होता है पेनक्रियाज? हमने देखा है कि लेफ्ट साइड में मेनली होता है पेनक्रियास, जो जेजुनम वाला पोर्शन है, सॉरी ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, उसका जो लूप बनता है सी शेप का या यू शेप का, उसके अंदर पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। पेनक्रियास जो है इसका ओरिजिन एक्टोडर्म की एंडोडर्म? एंडोडर्म। Endo. यस, एंडोडर्मल ओरिजिन। क्या ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है कि मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है? मिक्स। ग्लैंड है, यानी यहाँ पर हम देखते हैं इसके दोनों फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। कौन सा ज्यादा है? एक्सोक्राइन 99%। 99% पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन वाला है, और एंडोक्राइन तो सिर्फ 1% है। क्या देखते हैं हम पेनक्रियास की स्ट्रक्चर में, एसिनाई होते हैं, पेनक्रियाटिक एसिनाई होते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा है तुमको ये डायग्राम, और ये तो तुमने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है उस टाइम पे भी देखा है। और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कौन सी है, एसिनार सेल्स है, ठीक है। और यहाँ से जो सिक्रेशन बनेगा वो तो हो गया हमारा कौन सा, डाइजेस्टिव वाला, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस बन जाएगा। इन एसिनाई के बीच में कुछ सेल्स हैं, सेल्स का ग्रुप है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल्स है, कौन कौन सी, एक अल्फा सेल,
बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल, ये डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। इन सेल्स का क्या क्या फंक्शन होता है? सर एफ सेल को पीपी सेल भी बोलते हैं ना? एफ सेल को पीपी सेल भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चे। देखो यहाँ पर अल्फा सेल जो है वो क्या बनाता है? वो बनाता है एक हार्मोन जिसे तुम बोलते हो ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो है वो बनाता है एक हार्मोन जिसे तुम क्या बोलते हो? इंसुलिन। डेल्टा सेल जो हार्मोन बनाता है उससे क्या बोलते हैं? सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन क्या करेगा? बॉडी की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, सोमेटोस्टैटिन। और एफ सेल जिसे हम और क्या बोलते हैं? पीपी सेल, क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन। यस, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हाँ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, कोई बात नहीं, पेप्टाइड भी बोलोगे तो गलत नहीं, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट हार्मोन्स जो है उनका फॉर्मेशन करता है। अब एक एक हार्मोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में देखो। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन टाइप का हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड टाइप का हार्मोन है। कितने इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया था किसने? इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। इसने सबसे पहले प्रिपेयर किया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो दिया था सेंगर ने। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर was given by सेंगर। और यहाँ पर एक एफ सेंगर जो थे उन्होंने, और यहाँ पर आर्टिफिशियली यदि हम सिंथेटिक की बात करें कि सिंथेटिक इंसुलिन जो है ह्यूमन इंसुलिन सबसे पहले बनाया था एली लिली कंपनी जो थी उसने, पढ़ाया हमने पहले भी। ठीक है, इसके अंदर ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसके अंदर टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स। दो चेन होती है, ठीक है, अल्फा चेन बीटा चेन। अल्फा चेन में कितने? 21 अमीनो एसिड। और बीटा चेन जो है उसके अंदर 30 अमीनो एसिड। ठीक है, तो ऐसा होता है। और ये एक्टिव फॉर्म में अल्फा बीटा ही होगी और इनएक्टिव फॉर्म में एक और सी चेन के थ्रू अटैच होते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है जब हम क्या बोल, कौन सा चैप्टर पढ़ते थे हम? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो वहां पर हमने पढ़ लिया था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या इफेक्ट होता है इंसुलिन का हमारी बॉडी पे? देखो, इंसुलिन के लिए रिसेप्टर जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और वो रिसेप्टर क्या करते हैं? वो रिसेप्टर जो है जैसे ही इंसुलिन उनसे बाइंड होता है, ग्लूकोज की एंट्री को बढ़ा देते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या? इट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स। सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को बढ़ाते हैं। ऑल्सो प्रोमोट्स इट्स ऑक्सीडेशन इन सेल। यानी सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को बढ़ाएंगे और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसको भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस को भी प्रोमोट करता है। प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस को भी ये प्रोमोट करेगा। तो ये फंक्शन होता है किसके ऊपर? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर या शुगर के ऊपर। यदि हम लिपिड की बात करें तो लाइपोजेनेसिस को भी प्रमोट करेगा, लाइपोजेनेसिस को प्रमोट करेगा।
और प्रोटीन के फॉर्मेशन को भी प्रोमोट करेगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस भी प्रोमोट, प्रोटीन सिंथेसिस इसको भी ये बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्शन होते हैं इसके। अब यदि सिक्रेशन कम हो जाए, यदि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाए, या मान लो कई बार ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह होती है जिसके अंदर क्या देखते हैं हम कि बीटा सेल जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गए और बीटा सेल डेड हो गई। तो यदि बीटा सेल कम हो गई, बीटा सेल जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, यदि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या हो गया, इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। कम हो जाएगा। अब इंसुलिन का अमाउंट कम हो गया तो इस केस में क्या होगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा। इसके अंदर नॉर्मली हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज होता है, डायबिटस मेलिटस। डायबिटस मेलिटस क्या होता है, दो टाइप के, एक टाइप 1 जिसको हम क्या बोल देते हैं, टाइप 1 वाले को हम और क्या बोल देते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस। टाइप 2 जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। बच्चों में जो मोस्टली देखने को मिलता है, किसके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, यंग एज के अंदर, कम एज में ही यदि किसी को डायबिटीज हो रहा है तो मोस्टली किस टाइप का होगा, इस टाइप का। रिसेप्टर ठीक है, बीटा सेल ने के कम होने की वजह से इंसुलिन कम बन रहा है। ओल्डर एज में मोस्टली हम देखते हैं क्या कि रिसेप्टर खराब हो गए, रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स वगैरह जो है वो देते हैं। तो टाइप 1 इंसुलिन में, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होगा, सिम्टम क्या होंगे, टाइप 1 डायबिटीज में सिम्टम क्या होंगे, यदि इंसुलिन कम बन रहा है तो क्या होगा, सेल के अंदर ये जो इसका काम क्या है, ग्लूकोज की एंट्री को बढ़ाना सेल के अंदर, यानी ब्लड ग्लूकोज को क्या करना, कम करना। यदि इंसुलिन कम है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाएगा। नॉर्मली जो 90 to 110 होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यदि ज्यादा हो जाएगा तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, क्या बोलोगे, ग्लाइकोस्यूरिया। यूरिन के थ्रू ब्लड बाहर, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बाहर आ रहा है। ग्लूकोज का अमाउंट यदि मान लो फिल्ट्रेट में ज्यादा है तो वो अपने साथ ज्यादा पानी लेके निकलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ज्यादा यूरिन होगा, पॉलीयूरिया। यदि ज्यादा यूरिन हो रहा है तो क्या प्यास ज्यादा लगेगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा कि नहीं। यदि मान लो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो रही, तो क्या भूख भी ज्यादा लगेगी क्या, यस। पॉलीफेजिया। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, भूख ज्यादा लग रही है, प्यास ज्यादा लग रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बॉडी की सेल को खाना नहीं मिल रहा है, यूरिन के थ्रू पानी ज्यादा निकल रहा है। तो इस टाइप के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। कुछ सीवियर केसेस में क्या देखने को मिलता है कि ये फैट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाने लग जाता है, उस केस में कीटोन बॉडी जो है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, कीटोन बॉडी ज्यादा बन जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, क्या बोलेंगे, कीटोन्यूरिया। कीटो एसिडोसिस या कॉमा वगैरह भी हो सकता है, कीटो एसिडोसिस, कीटोन बॉडीज का ज्यादा होने की वजह से कीटो एसिडोसिस हो सकता है, या कॉमा वगैरह भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं किसके, यदि इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन, और यदि हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज फटाफट सेल के अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल तुरंत से गिर जाएगा, थोड़ी देर में हो सकता है इंसान को चक्कर आने लग जाए, शॉक आ जाए, ऐसा सब हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट जो है वो तुम समझोगे, दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ इंसुलिन हार्मोन। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद में ग्लूकागॉन के बारे में। ग्लूकागॉन ये हार्मोन जो है ये अपोजिट है, अल्फा फैक्टर, अल्फा सेल जो है वो बना रहा था, इसे हम हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर जो है वो बोल देते हैं। इंसुलिन क्या कर रहा था, हाइपोग्लाइसीमिया, भाई ग्लूकोज लेवल कम कर रहा था, ये क्या होता है, बढ़ाएगा, हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको बढ़ाता है।
ठीक है, पॉलीपेप्टाइड है ये भी, पॉलीपेप्टाइड ऑफ 29 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड का बना होता है? 29 अमीनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसे, ब्लड ग्लूकोज लेवल उसे इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों बैलेंस रहेंगे, तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। और क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। उसके अलावा उसका उल्टा करेगा लाइपोलाइसिस। वो क्या करता था? लाइपोलाइसिस ये लिपिड के सिंथेसिस को क्या करेगा? प्रोमोट कर देगा। स्टिमुलेट, वो क्या कर रहा था? वो लिपिड के फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा था। ये क्या करेगा? ये लाइपोलाइसिस करवाएगा, लाइपोलाइसिस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देगा, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन जो है लिवर के अंदर, मसल के अंदर, उनको प्रमोट करेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि ग्लूकागॉन जो है वो इंसुलिन का अपोजिट फंक्शन करता है। मेनली ध्यान रखना, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाता है ग्लूकागॉन और डिक्रीज करवाता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जितने भी ग्लैंड्स हम बात कर रहे थे। उसके अलावा अब लास्ट में क्या रह गया? जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं हमारे, वो टेस्टिस और ओवरी। अब इनके बारे में हालांकि हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ तुमको कि टेस्टिस जो है उसके अंदर कौन सा हार्मोन बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या चल रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है। वहां पर हमारे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, वो सब है। कुछ सेल्स जो हैं वो बड़े ही लॉन्ग साइज के होते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? सर्टोली सेल्स। और सस्टेंटाकुलर सेल्स होते हैं कुछ बड़े वाले। ठीक है, ये सारी चीज जो है वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बीच बीच में क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं? ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, ठीक है। ये क्या करती है? ये सेल्स जो हैं वो बनाते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस काम करता है। यानी हमको पता है क्या हुआ था, हमको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। और ये क्या करता है? ये बनाता है GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और देता है किसको? देता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या करता है? इसके रेस्पॉन्स में बनाता है कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? LH एंड FSH। LH को हम ICSH भी बोलते हैं। अब ये ICSH क्या करता है? ये ICSH जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? इंटरस्टिशियल से। और FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है किसको? ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं उनको। तो यानी ये इफेक्ट कर देगा कहाँ पे? लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल पे। ताकि क्या बना दे ये? ताकि ये बना दे टेस्टोस्टेरोन। और FSH जो है वो स्टिमुलेट कर देगा किसको? सर्टोली सेल को, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो एनहेंस हो जाए, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन भी इसे हेल्प करेगा, ठीक है। अल्टीमेटली जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा तब ये क्या करता है? तब ये
और जो सर्टोली सेल होती है वो भी एक हार्मोन बनाती है, याद होगा तुम्हें, इनहिबिन, याद है क्या? इनहिबिन। तो इनहिबिन क्या करता है, यहाँ पर डायग्राम में यदि तुम देख रहे हो तो डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखेगा, इनहिबिन जो है वो क्या करता है, वो पिट्यूटरी को इनहिबिट कर रहा है कि भाई अब FSH LH मत बनाओ। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन का लेवल यदि हाई होगा तो ये भी क्या करेगा, हाइपोथैलेमस के ऊपर और एंटीरियर पिट्यूटरी वगैरह जो है उनके ऊपर क्या करेगा, एक इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा, फीडबैक इनहिबिशन करेगा, ताकि LH और FSH का लेवल कम हो जाए और हार्मोन का लेवल मेंटेन रहे। ये जो टेस्टिस के थ्रू जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, इसका एक फंक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनको भी डेवलप करवाने में हेल्प करता है। और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या है, सब जानते हो, पता है सब बच्चों को? ठीक है, मस्कुलेचर जो है वो मेल लाइक मस्कुलेचर होना, आवाज का भारी होना, बियर्ड और मिस्टेच का प्रेजेंट होना, ठीक है, बॉडी के ऊपर ज्यादा हेयर होना, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो सब भी डेवलप करवाने में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। तो हार्मोन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर तुम ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो जरूर से अच्छे से समझ लेना। ये जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है उसके अंदर सारे स्टेप में क्या क्या हो रहा है वो भी दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते भी है। ठीक है, चलो टेस्टिस के बाद में ओवरी की बात कर लेते हैं। अब ओवरी के अंदर जो हार्मोनल कंट्रोल है वो तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और वो पूरा का पूरा हमने जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल, उसके थ्रू हमने बहुत डिटेल में समझा था कि कब कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, क्या करवाता है, क्या नहीं करवाता है। यहाँ पर तो हम बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो अगेन सेम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस काम कर रहा है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस जो है उसने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने बनाया गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH। GnRH जो है वो चला गया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसने इसको स्टिमुलेट किया क्या बनाने के लिए, दो हार्मोन LH एंड FSH। LH और FSH दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फॉलिकल के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, LH और FSH जो है उसका एक्शन हो रहा है, फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रहे हैं। देखो ये डेवलप हो रहा है, ग्रोइंग फॉलिकल। ग्रोइंग फॉलिकल कौन ग्रो करवा रहा है, LH और FSH। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाएगा। यदि, बहुत ध्यान से समझना, यदि एस्ट्रोजन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन कहाँ बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन तो कॉर्पस ल्यूटियम आने के बाद बढ़ेगा ना बच्चे। कॉर्पस ल्यूटियम तो मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाता है। जब हमारा फॉलिकल वगैरह डेवलप होता है तो स्लाइट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन जो है वो थीका इंटरना भी तो बनाती है। मेनली तो एस्ट्रोजन बनता है, लेकिन स्लाइट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन जो है वो थीका इंटरना से भी तो बनता है, नहीं बनता है क्या? हाँ सर, याद आ गया। फिर भूल गए क्या? वहां तो बहुत डिटेल में मैंने तुमको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एस्ट्रोजन जो है उसका अमाउंट जो है जब एक लेवल को क्रॉस कर जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेनली कार्पस ल्यूटियम बनाता है, यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में बनेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल एक लेवल से हाई हो जाता है, यानी देखो यहाँ पर हाई एस्ट्रोजन लेवल होते ही क्या किया इसने, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव फीडबैक दिया किसको, पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, और इसकी वजह से सडनली क्या हुआ, LH का लेवल बहुत भयानक बढ़ गया। क्या हो गया, LH सर्ज हो गया, FSH और LH दोनों का लेवल बढ़ गया। होता था क्या, याद है ग्राफ हम कैसे बनाते थे, वहां पर तुमने ग्राफ जो बनाया हुआ है वो ऐसे बढ़ता 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 और फिर एकदम से LH शूट कर गया। FSH भी बढ़ा था, सिर्फ LH ही नहीं बढ़ा था, FSH भी बढ़ा था। FSH का भी लेवल जब तुम बढ़ा रहे थे तो तुमने उसे भी बढ़ाया था। ठीक है, तो बढ़ता दोनों है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल एक लेवल से हाई होता है, ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है और इसकी वजह से LH सर्ज होगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात? तो यहाँ पर LH और FSH जो है उसका अमाउंट पहले ग्रेजुअली क्या हो रहा था, पिट्यूटरी ने LH और FSH बनाया, इसने क्या किया, इन्होंने फॉलिकल के डेवलपमेंट को, ये दोनों ने क्या किया, ये दोनों ने फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है उसको प्रोमोट किया। इस डेवलपमेंट को प्रोमोट किया तो क्या हुआ, इसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल, मेनली एस्ट्रोजन काम कर रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ पर डायग्राम में एस्ट्रोजन देख रहे हैं। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा
अब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो है एस्ट्रोजन का वो सडनली हाई हुआ जब एक लेवल से ज्यादा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक आया, और पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से जो है LH सर्ज हुआ, LH सर्ज, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एस्ट्रोजन काम कर रहा है। ठीक है, अब जब ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद में क्या होता है, ओवरी में बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है फिर ढेर सारा प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, और इससे एस्ट्रोजन भी बनेगा, इनिबिन वगैरह बनेगा, और ये कैसा फीडबैक शो करेगा, नेगेटिव फीडबैक शो करेगा, ताकि अब LH और FSH का लेवल जो है वो कम हो जाए, नेगेटिव फीडबैक शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन कंट्रोल होते हैं, और प्रोजेस्टेरोन जो है उसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, जब प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल तब उसके बाद में प्लेसेंटा भी बनाना स्टार्ट कर देगा प्रोजेस्टेरोन, और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह जो है उनको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। क्या क्लियर हो गई सारी बातें फीमेल हार्मोन्स के बारे में? यस सर। सर ठीक है, पूरा क्लियर है। हाँ पूरा एक बार वापस से समझा दिया मैंने तुम्हें, है ना। चलो अब इसके बाद में कुछ अदर हार्मोन्स जो हमने पढ़े थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो अदर ऑर्गन दैट सीक्रेट्स हार्मोन, other organ that secretes hormone, कौन है वो? प्लेसेंटा। जैसे हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं सबसे पहले पेशेंट, ये सेक्स हार्मोन तो हमने अलग से पढ़ ही लिया बच्चों, मैंने तो तुम्हें डिटेल में वापस एक बार बताई थी, है ना। तो अब इनके अलावा बात करेंगे, इनके अलावा सबसे पहले बात करता हूँ हार्ट की। क्या बनाता है हार्ट? ये बनाता है ANF, याद है क्या? एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या काम करता है? हमने देखा था जब बीपी जो है वो गिरने लग जाए, GFR कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम होने लग जाए, तो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं, ANF प्रोड्यूस करते हैं। और ये ANF करता क्या है, ये ANF वाजो कंस्ट्रिक्शन करता है क्या, वाजो कंस्ट्रिक्शन, नहीं, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ना क्या करेगा, वाजो डायलेशन, नॉट कंस्ट्रिक्शन। ये कब काम करता है, इसके लिए स्टिमुलस होता है हाई बीपी, जब बीपी राइज कर रहा है, GFR बढ़ रहा है, जब बीपी बढ़ रहा है या GFR बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हार्ट जो है वो सिक्रेट करेगा एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और इसकी वजह से होगा वाजो डायलेशन। वाजो डायलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। ये बीपी को रेगुलेट इस तरीके से करता है, यानी ये रास मैकेनिज्म जो हम पढ़ रहे थे उसके अपोजिट में काम करेगा। ठीक है, रास मैकेनिज्म में जो हार्मोन काम कर रहा था वो कौन सा था, रेनिन, यानी किडनी जो है वो हार्मोन बनाता है कौन सा, रेनिन, और रेनिन जो है वो क्या करता है, वाटर और सॉल्ट बैलेंस करता है, बीपी रेगुलेशन, वाटर एंड सॉल्ट रेगुलेशन, किसके थ्रू, थ्रू रास मैकेनिज्म, और ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, इन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रेन वगैरह का, तो रेनिन जो है वो बनाता है। इसके अलावा ये एरिथ्रोपोइटिन भी बनाता है क्या, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, किडनी जो है उससे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी बनता है जो कि हेल्प करता है आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा किडनी के अलावा जो हमारा GIT है उससे हार्मोन बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हम GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, ट्रैक्ट, क्या क्या बनाता है ये बना देता है हमारा सिक्रेटिन, पहले तो हाँ गैस्ट्रिन, चलो गैस्ट्रिन से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इससे हार्मोन बनेगा
गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ठीक है, ये सब बनते हैं। तो ये हार्मोन जो है इनके फंक्शन हमने पहले भी पढ़े हुए। गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन के लिए प्रमोट कर देगा। सिक्रेटिन क्या करेगा? पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा ताकि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो ज्यादा बनाए, ज्यादा सिक्रेट करे। कोलिसिस्टोकाइनिन किसके ऊपर काम करता है? पेनक्रियास के ऊपर भी काम करता है और गॉल ब्लैडर के ऊपर भी काम करता है। तो उनको स्टिमुलेट करता है ताकि बाइल का सिक्रेशन जो है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, पेनक्रियोजाइमिन भी पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। और जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनहिबिट करते हैं ये जो सिक्रेशंस हो रहे हैं इन सबको। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन होते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? तो इसी के साथ में ये जो केमिकल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सबको इतनी बातें समझ में आ गई हैं क्या? और कुछ पूछना है क्या? चलो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो अभी तक देखो अपना फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया है और कल हम नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना वो भी कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा बाकी रह गया था? बायोमोलिक्यूल ना। बायोमोलिक्यूल छोटा सा एक दिन में। सर बायोमोलिक्यूल को कितने दिन में खत्म कर दोगे? बायोमोलिक्यूल तो एक दिन में पढ़ा दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो 2 दिन ले लेंगे, वैसे कोशिश करेंगे 1 दिन में हो जाए। सर 2 दिन 2 दिन में पढ़े? चलो ठीक है, 2 दिन ले लेंगे, कोई बात नहीं। तुमको जितने दिन में समझ में आएगा उतने दिन में पढ़ेंगे। ठीक है सर। हाँ बच्चे। सर सिमोंड डिसीज करके कुछ होता है? हाँ देखो, सिमन्स डिजीज जो होता है वो हाइपर पिट्यूटरिज्म वाली कंडीशन ही होती है, जहां पर हम देख रहे हैं क्या कि ओल्डर एज में यदि सिक्रेशन ज्यादा हो जाए पिट्यूटरी का, ग्रोथ हार्मोन का, तो उसको हम बोल देते हैं सिमन्स डिजीज। ठीक है, जो एक्रोमेगाली है ना, कुछ उसी टाइप के सिम्टम्स जो है वो सिमन्स डिजीज में आएंगे। ठीक है ना? यस सर। और बोलो। सर हाँ बच्चे। सर जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है उस पे कौन कौन से पॉइंट्स है वो आईएमपी टाइप के हैं? वो मतलब चैप्टर पूरा ऐसे एकदम मतलब लेंदी टाइप का लगता है। रुको, ये साइमन्स डिजीज जो है ना वो हाइपर पिट्यूटरिज्म नहीं, हाइपोपिट्यूटरिज्म वाला। ओल्डर एज में यदि ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे बॉडी जो है वो लीन हो जाता है बहुत ज्यादा, और बोन्स वगैरह ज्यादा प्रोजेक्टेड से दिखने लग जाते हैं, मसल वास्टिंग वगैरह होती है, उसको बोलते हैं, है ना? हाइपोपिट्यूटरिज्म का ध्यान रखना, ये सिमन्स डिजीज है ना। अब Yes, बच्चे तुम क्या बोल रहे थे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का? सर उस पे कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूं ऐसा पूछ रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर में जो फेजेस हैं, लाइफ साइकिल के फेजेस हैं, उन्हें ठीक से पढ़ो। और उसमें मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक वाला जो दिया हुआ है वो ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, एक तो यहाँ पे फोकस करना फेजेस पे, और इवेंट्स जो हैं, इवेंट्स तो सारे अच्छे से पढ़ना। ये 2 पार्ट पे मेन फोकस करना, फेजेस और इवेंट्स। स्टार्टिंग वाले जो हैं वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो तुम अलग अलग जगहों पे पढ़ भी गए थे। ठीक है, हाँ थैंक यू। चलो चलो, तो फिर बायोमोलिक्यूल्स जो है उसे हम कोशिश करेंगे कि कल कंप्लीट कर लें। कल नहीं होगा तो परसों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। Yes. चलो मिलते हैं फिर। Thank बाय बाय। you. Bye sir. ओके Good बच्चे, night. बाय बाय।